सबको बड़ा आवाज आ रही जी बेटा, काइंडली आवाज प्लीज अगर आ रही है तो बता दें। चलें बेटा, स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपको क्वेश्चन नंबर 5 खुला नजर आ रहा होगा। अटेम्प्ट हो गया सर ये? इसमें सर जी सिर्फ नई चीज एक ये वाली थी, इंटरेस्ट वाली। इंटरेस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड वाला सुनना जरा यार। इंटरेस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे वैसे इज टू बी प्रोवाइडेड का मीनिंग बेटा बनेगा, ये भी जरा अकाउंटिंग के वर्ड्स अपने काटने समझ जाने हैं। अकाउंटिंग के वर्ड्स, इसका मीनिंग बनेगा इज टू बी रिकॉर्डेड। यहाँ से इंटरेस्ट इज टू बी रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट अभी हमने रिकॉर्ड करना है। तो ठीक है सर जी, यही होता है। लोन की अमाउंट है 4000 इंटू 5% इसका रेट पर एनम। तो 5% इसका रेट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटरेस्ट 200 बन जाएगा। इंटरेस्ट अगर रिकॉर्ड करना है, लोन लिया हुआ है आपने, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। अब बेटा उसने ये तो कहा है कि इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि पे हो गया है या नहीं। तो फिर अगर ना इंफॉर्मेशन हो कि पेड है या नहीं है, तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करके आप फिर इंटरेस्ट पेबल रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके पेबल क्रेडिट करेंगे। अगर वो कहता है ये पेड है, रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन पेड की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर इस तरह से बस एंट्री हो जानी है। अभी तक जो हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता था ट्रायल बैलेंस में, अगर आपने देखा हो तो इस क्वेश्चन ऊपर ट्रायल में आपको इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक्सपेंस फाइनेंशियल चार्जेस में 200 आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में बनाएंगे, और 200 ये फिर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। ना अगर पता हो तो इंटरेस्ट का जो पेबल होता है, इंटरेस्ट ये नॉर्मली हर साल पे होता है, तो अगर ना पता हो तो ये करंट लायबिलिटी है। लोन का अगर ना पता हो तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है नॉर्मली, अनलेस वो बताए, वो आज क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट का ना पता हो तो ये फिर करंट लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है, सबसे पहले बता दें, इंटरेस्ट समझ आ गया? इंटरेस्ट अगर किसी का इश्यू था तो क्लियर हो गया। देन माय डियर, एक वर्ड है इसमें, रेट्स। रेट्स पेड इन एडवांस, प्रीपेड है। रेट्स एक दफा पहले शुरू में वर्ड्स भी आए थे, तो अगर ये किसी के जहन में नहीं है तो ये बिजनेस के जो टैक्सेस होते हैं ना उनको रेट्स कहते हैं। तो बिजनेस टैक्सेस मींस एक बिजनेस के कौन से टैक्स का नाम, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्सेस को जनरली बिजनेस रेट्स का नाम दिया जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे लिखना है, बहरहाल अगर ये पेड इन एडवांस है तो एसेट है, तो आप एंट्री कर लेंगे इसकी, प्रीपेड रेट्स डेबिट और रेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, ये हर सब सेल्स टैक्स और होता है, ये प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 में माय डियर, क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट नंबर 1 जो है, एक मशीनरी खरीदी है, परचेजेस में रिकॉर्ड। तो मशीनरी खरीदी है तो बाय नेम रिकॉर्ड होनी चाहिए कि यूज के लिए मशीनरी है, उसकी डेप्रिसिएशन भी है, तो उसे परचेजेस में नहीं होना चाहिए, तो परचेजेस क्रेडिट करके मशीनरी डेबिट कर लो। ठीक है ना, परचेजेस हैं गुड्स के लिए वर्ड है, मशीनरी अगर है तो उसे बाय नेम मशीनरी के नाम से रिकॉर्ड होना चाहिए। जी जिशान साहब, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या हुआ उसमें? ठीक है ना सर? जी बेटा, कोई और इश्यू इसमें से? वैसे अटेम्प्ट कर लिए सबने, मतलब वो इश्यू तो नहीं कोई?
चलिए सर, इस तरह कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आज होमवर्क रख लें आप, छोटे छोटे क्वेश्चन अब आप करें और फिर मेजर क्वेश्चंस की तरफ मैं चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को काइंडली होमवर्क लिख लें और मीनवाइल आप जरा, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद कर सकते हैं, जरा एक और दिन ठहर के। बेटा इस तरह की चीजें अगर उम्र पूछेंगे तो हो जाती है यार, डेप्रिसिएशन मेथड्स का ना पता हो, बल्कि पता है यार, लिखा हुआ रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है, रेट अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है तो स्ट्रेट लाइन मेथड है यार, और अगर मेथड ना भी पता तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद फिर बेटा 8 की तरफ आ जाए जरा, पेज नंबर आप लोग खोल लें। पेज नंबर नेक्स्ट बन जाएगा, मुझे पेज नंबर बता देंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद पेज नंबर क्या है काइंडली, स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप हो जाए। पेज नंबर 133 बताया जा रहा है मुझे, ठीक है, इकट्ठे हो जाए जरा सारे, ठीक है ठीक है, थैंक यू। पेज नंबर 133। अब यहाँ से बड़ा ऑनवर्ड्स कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इंशाल्लाह आज से स्टार्ट होंगी। तो उस डिस्कशन के लिए हमें एक छोटी सी चीज रिवाइज करनी है। किसी जमाने में, बीआरएस के जमाने में, मैंने आपको एक सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन वो पुरानी बात होगी है जरा, तो मेरे साथ जरा आपने रिवाइज करना है। रजिस्टर काइंडली खोल लें और चंद एक बातें जरा अपने कॉन्सेप्ट के एंगल से पहले क्लियर कर लें। ये बेटा जो पॉइंट्स लिखे हैं ना 1 2 3 4, बल्कि 1 2 3 उसके बाद फिर 2 पॉइंट्स और हैं, इनको आपने बहुत ज्यादा ध्यान से मेरे साथ सुनना है। बुक आपने सामने रखनी है, बहुत सी मेरी बातें सुनना। पहली बात तो बेटा ये लिखी हुई है, इफ अ ट्रांजैक्शन, पढ़ना शुरू कर जरा बुक में से। इफ अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, if a transaction is completely omitted from the books, even then trial balance will be reconciled. Full concentrate. देखिए सर जी, ट्रायल बैलेंस की तरफ जरा जाना है हमने। ट्रायल बैलेंस में 3 मेन कॉलम, अकाउंटिंग हेड्स, डेबिट एंड कॉलम्स। बात असल में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल की एंट्री की जाए तो एंट्री हो जाएगी डेटर डेबिट, फॉर एग्जांपल 10,000, सेल्स क्रेडिट 10,000। देन माय डियर, अगर हम गौर से देखें तो 10,000 अगर डेबिट और क्रेडिट किया जाए, नहीं ठीक है, मतलब अब अपना भी जरा देखें, डेबिट और क्रेडिट अगर कर लिया जाए तो क्या ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड है? यस नो में जरा आंसर दे दें, पार्टिसिपेट कीजिएगा, स्पीड अप हो जाए, कंसंट्रेट करें फुल। क्या ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड हो जाएगा? मैंने जितने से डेबिट किया मैंने उतने से क्रेडिट भी कर दिया, टोटल कर लिया, ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड हो गया। रिकंसाइल्ड का मतलब जितना टोटल बैलेंस शीट में है, जितना टोटल डेबिट कॉलम का है, उतना ही टोटल क्रेडिट कॉलम का है। ठीक है हमारे साथ। देन फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सेल ट्रांजैक्शन के अलावा भी 50 ट्रांजैक्शंस और हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस इस ट्रायल में अभी रिकॉर्ड नहीं है, मींस अभी वो हमारे जर्नल, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है, ओमिट हो गई हैं, तो क्या उन 50 ट्रांजैक्शंस के ओमिट होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड है? देखिए, ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस ठीक है। ठीक है, जो मैंने एंट्री लिखी है वो तो ठीक है। ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि सब कुछ सही रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि अगर इसका मतलब यही होता
आपने कल वाले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चंस को अगर देखें, बैलेंस तो रिकंसाइल्ड है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के पता चला अभी तो बहुत कुछ रहता है। रिकंसाइल्ड का सिर्फ मतलब ये है कि जो लिखा गया है वो डेबिट क्रेडिट फॉर्म में सही लिख दिया गया है। हाँ, हो सकता है अभी बहुत कुछ इस ट्रायल बैलेंस में ओमिट हो गया हो, अभी रिकॉर्ड ना हो, और हो सकता है ये भी कि ट्रायल बैलेंस में कुछ चीजें जो रिकॉर्ड हुई हैं वो गलत रिकॉर्ड हुई हैं, तो ये भी पॉसिबल है। रिकंसाइल्ड का सिंपली मतलब क्या है कि जो हुआ है उसका डेबिट और क्रेडिट पूरा हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 अब जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, if a transaction is completely omitted from the book, even then trial balance will be reconciled, क्या ये बात हमेशा जहन में रहेगी अब आपके? देन माय डियर दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। दूसरा पढ़ें। if there is no violation of a debit credit rule, even then trial balance will be reconciled even though entry is wrong। सुनिएगा जरा। फर्ज करें एक है ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल की, जो मैंने आपके सामने लिख दी है, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। लेट अस अज्यूम एक कोई क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन भी है। क्रेडिट परचेज एंट्री होती है, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन बेटा सपोज 5000 की परचेज थी, मैंने डेबिट जितने से किया उतने से क्रेडिट कर दिया है, लेकिन यकीनन मैंने 100% गलत किया है और जो होना चाहिए उससे उलट किया है। परचेज को तो डेबिट होना चाहिए था, मैंने क्रेडिट किया है। क्रेडिटर को क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने डेबिट किया है। लेकिन मैंने डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट नहीं किया है। डेबिट क्रेडिट रूल क्या है? डेबिट क्रेडिट रूल ये है कि जितने से डेबिट कर दें, जब जितने से डेबिट किया है उतने से ही क्रेडिट भी हो जाए। वो रूल मैंने वायलेट नहीं किया है। क्या अगर रूल वायलेट नहीं हुआ तो चाहे एंट्री 100% गलत है, उलट है, इवन देन मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? तो वंस अगेन, ट्रायल बैलेंस टैली या रिकंसाइल्ड होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ट्रायल बैलेंस ठीक है। हो सकता है ट्रायल बैलेंस में गलतियां हो जिसे हमें ठीक करना पड़े, लेकिन इसका ये जरूर मतलब होगा कि अगर ट्रायल टैली है तो जो हुआ है उसका डेबिट और क्रेडिट पूरा हो गया है। ठीक है। अब अगर आपके सामने पॉइंट नंबर 2 पढ़ा जाए, इफ देयर इज नो वायलेशन ऑफ अ डेबिट क्रेडिट रूल, इवन देन ट्रायल बैलेंस विल बी रिकंसाइल्ड इवन दो द एंट्री इज रॉन्ग। तो आपको बात पूरी समझ आ जाएगी यार। लेकिन मेरा अब जरा थर्ड ये है कि अगर फिर वॉयलेशन हो जाए, मसलन डेटर डेबिट सेल क्रेडिट तो मैंने सही रिकॉर्ड कर लिया है, या चलें बात समझाने के लिए अब आप ये जो अगले पॉइंट्स हैं ये फिर आप नोट भी कीजिएगा। लेट्स अज्यूम बेटा क्रेडिट सेल है, बात समझने के लिए क्रेडिट सेल की एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। फर्ज करें मैंने ये किया है कि डेटर को डेबिट तो किया है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक जीरो कम हो गया है। तो ये अनलिमिटेड एरर्स हो सकते हैं। अब मेरी बात जरा थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने, बाकी कोई इशू नहीं है। क्या अब मेरा ट्रायल आउट हो जाएगा? यस। क्यों आउट हो जाएगा? क्योंकि मैंने डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट कर दिया है। व्हाट इज डेबिट क्रेडिट रूल जो मैंने वायलेट कर दिया है? मैंने उतने से डेबिट नहीं किया जितने से मैंने क्रेडिट किया है। देयरफॉर अब अगर इसको टोटल किया जाए तो 1000 डेबिट कॉलम का टोटल बनता है और 10,000 क्रेडिट कॉलम का टोटल बनता है, विच मींस अब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, मेरा ट्रायल बैलेंस आउट है, रिकंसाइल्ड नहीं है। तो एक मिनट जरा पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ अ डेबिट क्रेडिट रूल देन फिर ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल नहीं होगा। फिर ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, नीचे पढ़ें। if sum of debit column of a trial balance is more, if sum of debit balance of a debit column of a trial balance is more than the sum of the credit column, then my dear
फिर जो चीज पहले एक दफा बात हुई थी वो ये थी, अब आइएगा जरा 1 मिनट कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा। ये मेरी एग्जांपल है। अगर बेटा कभी भी ट्राई इस तरह से हो जाए जिस तरह मेरा हुआ है आपके सामने, तो इनिशियली एज एन अकाउंटेंट फिर आप क्या करेंगे, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि गलती क्या है, क्योंकि हो सकता है गलती डेटर की रिकॉर्डिंग में हो सकता है गलती सेल में हो। मैं तो इस वक्त आपको डिस्कस करते हुए बता रहा हूं कि डेटर गलत मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन हमें एग्जामिनर बताया करेगा कि गलती असल में क्या है, हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे। लेकिन अगर गलती हो जाए ट्रायल में और जब तक वो आइडेंटिफाई ना हो, तो उस गलती को ठीक करने से पहले किया ये जाता है कि ट्रायल बैलेंस को टोटल कर लिया जाता है। कैसे, गौर से सुनिएगा। पहले उस साइड पे लिखा जाता है जिस साइड का टोटल ज्यादा हो, जिस कॉलम का टोटल ज्यादा हो, फिर उतना ही टोटल उस कॉलम में भी होना चाहिए जिस कॉलम में नहीं है होना चाहिए। देन क्या किया जाता है, दोनों कॉलम्स का डिफरेंस लिया जाता है, डिफरेंस 9000 है, उसे उस कॉलम में लिख लिया जाता है जिस कॉलम में उसे आना चाहिए। और जब तक ये पता नहीं कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके साथ वर्ड आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का मतलब ये होना नहीं चाहिए था कि ट्रायल आउट हो जाए, लेकिन अगर हो गया है और हमें अभी पता नहीं है, तो एक सस्पेंस है जिसे खत्म होना चाहिए। जब तक ये सस्पेंस खत्म ना हो तब तक फिर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अपीयर हो जाएगा। एक सही ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट कभी नहीं होना चाहिए। अगर किसी ट्रायल बैलेंस में आप सस्पेंस अकाउंट देखें तो इट इज एन इंडिकेशन कि वक्ती तौर पे उसे रिकंसाइल करने के लिए डिफरेंस रिकॉर्ड किया गया है और देयरफॉर ये एरर है, एरर को ठीक होना चाहिए। why the suspense account is on debit column, because the credit column was more than the debit column। यहां तक मेरी बातें समझ आ गई हैं? चिराग साहब छा गए हैं आप? आपने अल्लाह का शुक्र है वही बात की जो बेटा मैंने भी थोड़ी देर पहले की है। देन माय डियर, एक छोटा सा पॉइंट आपसे बताइएगा सोच के, बिफोर एनी करेक्शन, क्या ये 10,000 क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल में या डेबिट बैलेंस है? सोच के 10,000 डेबिट है, क्रेडिट है, डी है या सी है? बेटा अनस को खुदा का नाम लें यार, वो खुदा के लिए कुछ करें। अगर अभी भी ये डेबिट बैलेंस है तो मेरे ख्याल फिर रह नहीं देते हैं यार। ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में डेबिट बैलेंसेस होते हैं और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। सेल का क्रेडिट बैलेंस है। डेटर का कौन सा बैलेंस है सर? ये फिलहाल डेटर का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। अंडरस्टूड सी बात है। देयरफॉर बगैर किसी मिस्टेक किए सोच के देखिए, असल में ट्रायल बैलेंस कोई लेजर नहीं है। लेजर में डेबिट बैलेंस अगर हो तो ऑपोजिट साइड पे लिखा जाता है सीडी, और अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो ऑपोजिट साइड मींस डेबिट साइड पे लिखा जाता है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो सोच के काइंडली बताइएगा फिलहाल बिफोर करेक्शन सस्पेंस अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है, डी या सी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिस्टर राशिद, मुजम्मिल साहब, ट्रायल बैलेंस हम देख रहे हैं, उसके डेबिट बैलेंसेस होते हैं और क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस होता है। तो प्लीज मिस्टर राशिद, मिस्टर मुजम्मिल, ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है मिस्टर मुजम्मिल? ये लेजर बैलेंस की नहीं किया हमने। ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में डिफरेंस आ रहा है, देयरफॉर डेबिट बैलेंस है बिफोर एनी करेक्शन। तो इट मींस अगर क्रेडिट कॉलम ज्यादा होगा, आप कंसंट्रेट करें फुल, अगर क्रेडिट कॉलम होगा ज्यादा होगा डेबिट कॉलम से ट्रायल बैलेंस में, तो सस्पेंस अकाउंट वक्ती तौर पे डेबिट कॉलम में आएगा, विच मींस फिलहाल सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। ये जो मैंने अभी बात की है
ये जरा पॉइंट नंबर 2 पहले पढ़ ले, मैंने उसकी एग्जांपल पहले दे दी है, पॉइंट नंबर 1 पे वापस ऊपर जाता हूँ। If sum of credit column of trial balance is more than the sum of the debit column of the trial balance, the suspense account will appear on the debit column of the trial balance। कब तक? जब तक करेक्ट ना हो जाए। करेक्शन की मैं बात अभी करता हूं। वैसे अब ये सेंटेंस सबको क्लियर है? यस नो में एक फाइनल रिस्पॉन्स दे दें यहां तक। अब आप लोग बड़ा इस तरह कीजिएगा, मैं अगर इस ट्रायल बैलेंस के नीचे एक लाइन लिखूं तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बताया जाएगा, मेरी बात सुने, सपोज क्वेश्चन सेज डेटर इज, या इस तरह की बजाय इस तरह लिख लें, करेक्ट अमाउंट ऑफ सेल इज, करेक्ट अमाउंट ऑफ सेल इज 10,000, करेक्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज 10,000। यहां तक एग्जांपल नोट करें अपने रजिस्टर पे, एग्जांपल नोट करें, उसके नीचे ये लाइन लिखें, फिर आपने मुझे ये सस्पेंस अकाउंट सही करवाने की एंट्री बतानी है। काइंडली स्पीड अप हो जाए। राशिद साहब मेरे ख्याल नहीं आपके पास बुक पे जगह नहीं होगी, आप आराम से अपने रजिस्टर, मैंने कहा था यार रजिस्टर खोल कर रखें, रजिस्टर पे लिखें। जी काश साहब ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक मिनट जरा। करेक्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज 10,000। जब आप लोग लिख लेंगे मुझे जरा बता दीजिएगा, एंट्री मेरे से भी सुन लीजिएगा जरा। ठीक है, अच्छी बात, आप लोगों को आइडिया हो गया। जी माय डियर, अब इस लाइन से पता ये चला है कि सेल तो फिर ठीक है, देयरफॉर इससे पता ये चला कि डेटर 9,000 कम डेबिट हैं। इट मींस हमें अगर करेक्शन करनी है तो डेटर डेबिट हो जाएगा 9,000 से, 1000 से पहले डेबिट है, 10,000 पूरा हो जाएगा, और जब ये काम हो जाएगा 9,000 से फर्दर डेबिट कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली इसका मतलब है करेक्शन हो गई है, और फिर सस्पेंस अकाउंट को आपकी बुक्स में से खत्म हो जाना चाहिए। तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, खत्म कैसे होगा? क्रेडिट होके। तो क्या एंट्री बन जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। बात का मतलब बेटा ये है कि अगर आप कोई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने का सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपको जो ट्रायल बैलेंस सवाल में गिवन है, अगर उसमें कोई सस्पेंस अकाउंट आ जाए तो आप सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट ठीक करेंगे, उसकी एंट्री बना लेंगे, और उस एंट्री को बनाने के बाद जब सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा तो फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना शुरू करेंगे। सस्पेंस अकाउंट ना कोई एसेट है, ना कोई लायबिलिटी है, ना कोई इनकम है, ना कैपिटल है, ना कोई एक्सपेंस है, इसकी कोई एज सच नेचर वाली बात नहीं है। ये एक एरर की इंडिकेशन है आपके ट्रायल में। तो इस एरर को ठीक करने के बाद ही, एडजस्ट करने के बाद ही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट शुरू करेंगे। सबको बात याद रहेगी जो मैंने कर दी है? अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक जल्दी से एक एग्जांपल और लिखें, फिर क्वेश्चन स्टार्ट है। एक सेकंड एग्जांपल बना लें। जी जजाकल्ला सर। डेटर अगर डेबिट किया तो 9,000 डेटर में ऐड हो जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट अगर आपने क्रेडिट किया तो सस्पेंस अकाउंट में से फिगर लेस होकर सस्पेंस अकाउंट 0 हो जाएगा। अनदर एग्जांपल सर। परचेज रिटर्न्स की एंट्री रिवाइज करिएगा ज़हन में, परचेज रिटर्न्स
गेम ऑन होने लगी है दोबारा। क्रेडिट परचेज रिटर्न फॉर एग्जांपल, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। लेकिन बेटा फॉर एग्जांपल कुछ फिगर इस तरह हैं, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। वंस अगेन ये पॉसिबल है कि क्रेडिटर ज्यादा रिकॉर्ड हुए हों, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि परचेज रिटर्न्स कम रिकॉर्ड हुई हों। हमने इस तरह जंप नहीं लगाना, एग्जामिनर बताया करेगा, हमने उसे गौर से पढ़ के समझना होता है। मीनवाइल पहला काम क्या हो गया कि आप ट्रायल को टोटल करके टैली करें बाय द नेम ऑफ सस्पेंस अकाउंट। कैसे करेंगे? पहले किधर लिखना है, जिस कॉलम में अमाउंट ज्यादा है फिर उतनी ही ऑपोजिट कॉलम में भी फिगर होनी चाहिए। फिर क्या करना है, दोनों कॉलम्स का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस उधर लिख देना है जिधर आ रहा है। देयरफॉर सस्पेंस अकाउंट के सामने, सस्पेंस अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में फिगर आ जाएगी। ऊपर बड़ा फर्स्ट पॉइंट पढ़ लें पेज नंबर 133 पे। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कॉलम में कब होता है? जब डेबिट्स ज्यादा हो। और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कॉलम में टेम्परेरी तौर पे कब होता है? जब क्रेडिट्स ज्यादा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब नीचे लिख लें, creditors were overstated, creditors were overstated by 500। रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाए। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको, बातें हो गई हैं अब। रेक्टिफिकेशन का मतलब करेक्शन, करेक्शन। क्या एंट्री करेंगे? creditors were overstated by 500। मतलब क्रेडिटर 5000 से डेबिट है, ओवरस्टेट हो गए हैं, ओवरस्टेट हो गए हैं। तो 5000 से डेबिट हुए में क्रेडिटर परचेज रिटर्न की एंट्री है। क्या करना पड़ेगा? कम करना अगर है, क्रेडिटर को क्रेडिट करना पड़ेगा, ज्यादा ओवरस्टेट हो गए हैं 500, ज्यादा डेबिट हो गए हैं, ओवरस्टेट हो गए हैं, ज्यादा डेबिट हो गए हैं। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट फिर डेबिट होके ठीक होगा। ठीक है सर, क्लियर है? ओवरस्टेटेड अमाउंट 5000 को 4500 और कैसे करें? 5000 से 500 से क्रेडिट करें और फिर ऑटोमेटिकली जब ये करेक्शन हो जाएगी तो सस्पेंस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट होके जीरो हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स प्लीज, एवरीथिंग इज क्लियर? फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, गेम ऑन है। कोई कंफ्यूजन किसी की? साथ साथ रहिएगा, अगर है तो बताया करें साथ। बहुत लेट रिस्पॉन्स आते हैं कभी कभी। हाफिज साकिब साहब, सोचना जरूरी है माय डियर। पहले डेबिट भी तो ज्यादा हो गया है। पहले डेबिट ज्यादा होने का मतलब क्या है? ज्यादा कम हो गया है। तो क्या उसे 500 से बढ़ना नहीं चाहिए फिर? सस्पेंस अकाउंट का अगर ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट होने से खत्म होता है, जीरो होता है। अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो फिर क्रेडिट होके खत्म होता है। सस्पेंस अकाउंट कभी बढ़ता कम नहीं होता है, जीरो होता है। क्रेडिटर के लेजर में 5,000 पहले डेबिट है, 500 क्रेडिट होके 4500 और डेबिट रह जाएगा जो परचेज रिटर्न की अमाउंट है। ठीक है मिस्टर हाफिज साकिब शुएब एंड उमर। जी शुएब साहब। जी उमर साहब, 5,000 उसका डेबिट है,
500 से क्रेडिट होके फिर वो उतने से डेबिट हो जाएंगे जितने से परचेज रिटर्न क्रेडिट हुई हुई है। देन माय डियर, अब ये पॉइंट्स मैंने रोज तकरीबन बोला करने हैं क्वेश्चंस में। जब भी कभी सस्पेंस अकाउंट आएगा तो नंबर 1 याद रखें, अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिटेड है तो ट्रायल रिकंसाइल्ड रहेगा, इट मींस सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। अगर एक एंट्री पूरी हो गई है, डेबिट क्रेडिट होगी, चाहे गलत है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। सस्पेंस अकाउंट तब आएगा जब रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट वायलेट हो जाए, और फिर दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी मेन, या सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कॉलम में नजर आएगा या डेबिट कॉलम में, अगर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट वायलेट हो गया है। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट हो तो ट्रायल में सस्पेंस अकाउंट नहीं नजर आएगा। अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, डेबिट क्रेडिट पूरा है, चाहे गलत है, सस्पेंस अकाउंट नजर नहीं आएगा। सस्पेंस अकाउंट इज एन इंडिकेशन कि कहीं डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट हुआ है। बात याद रहेगी माय डियर। द स्टेज इज सेट नाउ सर। इंशाल्लाह विद इन सम डेज अब हमारा लेवल बहुत हाई हो जाना चाहिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यू मस्ट फील लाइक एन अकाउंटेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फिगर्स देख के अब पता चलना चाहिए क्या गेम चल रही है। आए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बिस्मिल्लाह पढ़ लें, क्योंकि हम जितने मर्जी अकाउंटेंट बन जाएं, रब का करम हमेशा रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायरमेंट नेक्स्ट पेज पे ढूंढ लें। रिक्वायरमेंट देखने का मकसद खास तौर पे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो है ही। 30 जून 16 हमारा ईयर एंड है, विच मींस 1 जुलाई 15 से हमारा साल शुरू होगा। आ जाएं फर्स्ट लाइन से सवाल पढ़ना शुरू करें। जी सर जी, फॉलोइंग इज अ समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ द फॉर्च्यून ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 16। अपने रजिस्टर में से फर्स्ट 2 पेजेस छोड़ के इस क्वेश्चन के लिए, या जितनी भी आपको जरूरत पड़ती है, वर्किंग्स वाले पेज पे इकट्ठे हो जाएं। जी सर, ट्रायल पढ़ना शुरू करें। बिल्डिंग कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की डेट अंडरलाइन करें। ओपनिंग डेट डेप्रिसिएशन अभी रहती है, ओपनिंग डेट प्लांट मशीनरी की भी। स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग अगर किया है, परचेजेस भी नजर आ रही हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करके कॉस्ट ऑफ सेल हमने बनानी है। परचेजेस आ गई, रिटर्न्स आ गई, रिटर्न्स परचेजेस में से लेस करेंगे, सेल में से सेल रिटर्न लेस करेंगे, कैपिटल के ओपनिंग को क्लोजिंग बनाएंगे। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस स्टेट अवे गिवन है। 12% लोन पेबल, 12% इंटरेस्ट रेट होता है। आगे बढ़े, ट्रेड रिसीवेबल है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग है। प्रोविजन इट इज अनदर नेम ऑफ, इट इज अनदर नेम ऑफ, बताएं बताएं। अलाउंस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। काफी है, ठीक है, गुड एफर्ट। प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, प्लीज वी आर लुकिंग एट द ट्रायल। ट्रायल के अंदर प्रीपेमेंट्स और रिसीवेबल्स अगर आ रही हैं, हमने इनकी कोई एंट्री नहीं करनी। हम इन प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स को, हाँ अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो वो अपनी जगह एज इट इज करंट एसेट्स में लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है, अब ये भी जेन में ला करें, करंट में या नॉन करंट में। करंट एसेट्स में लिखेंगे अनलेस वो बताए कि ये लॉन्ग टर्म प्रीपेमेंट्स हैं, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए पैसे एडवांस में गए हैं, इन दैट केस नॉन करंट हो सकता है। बाय डिफॉल्ट prepayments and other receivables means current asset। फिर बेटा उसके बाद trade and other payables means creditors and other payables, trade and other payables। cash and bank means current assets के end में आएंगे। बिल्कुल ठीक है। सस्पेंस अकाउंट ट्रायल में डेबिट कॉलम में आ रहा है। टेम्परेरी तौर पे सोच के फाइनल बता दें, क्रेडिट कॉलम का टोटल ज्यादा होगा या डेबिट का, सी के या बी का, सोच के। बेटा राशिद क्या कर रहे हैं यार, कम ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। प्लीज मिस्टर राशिद, टेम्परेरी तौर पे कौन सा कॉलम का टोटल ज्यादा होने की वजह से ये डिफरेंस आया है? जी मिस्टर राशिद। क्रेडिट कॉलम का टोटल ज्यादा होगा तभी माय डियर। ए का, ए कौन सा कॉलम है? सी और डी तो है, ए का कौन सा है?
ओके सर। तो अब देखें ना बेटा, ये ट्रायल बैलेंस में एक सस्पेंस अकाउंट आया हुआ है, विच मींस क्रेडिट्स ज्यादा हो गए हैं, कुछ डेबिट्स में मसला है, कुछ डेबिट्स में मसला, कोई क्रेडिट्स ज्यादा है, डेबिट्स कम है। तो या क्रेडिट्स ज्यादा है, गौर से सुनिएगा मेरे वर्ड, या क्रेडिट्स ज्यादा है और या डेबिट्स कम है तो क्रेडिट्स ज्यादा है। ये ठीक है मेरा सेंटेंस? डेबिट कॉलम में आने की वजह ये है कि या क्रेडिट्स ज्यादा है या डेबिट्स कम है, एक ही बात है ये। क्रेडिट्स ज्यादा है या डेबिट्स कम है। अब ये हम नहीं कह सकते मसला क्या है। हाँ, ये एक अलग बात है कि अब इस सस्पेंस अकाउंट ने क्रेडिट होके जीरो होना है, इसका फिलहाल डेबिट बैलेंस है। नहीं बजा साहब, ये बात नहीं है, क्रेडिट्स ज्यादा, ये तो अंडरस्टूड बात है कि क्रेडिट ज्यादा है, लेकिन क्रेडिट ज्यादा होने की वजह दो हो सकती हैं, या तो गलती से क्रेडिट्स ज्यादा हो गए हैं या क्रेडिट्स ठीक है, गलती से डेबिट्स कम हो गए हैं। ठीक है बजा साहब। लेकिन सस्पेंस अकाउंट इज सिंपली एन इंडिकेशन, सस्पेंस अकाउंट सिंपली इज एन इंडिकेशन कि कोई मसला है, और मसला एग्जैक्टली क्या है जब तक क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं बताएगा वो हमें नहीं पता चलेगा। तो इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाए। एफटी मींस फॉर्चून ट्रेडर्स, एफटी एब्रिविएशन रखता है, ये भी देखनी चाहिए। depreciates his fixed assets from the month of addition. Depreciation is to be charged on WDV, which means reducing balance method, 5% and 10%. एक मिनट रुक के मेरी बात पूरी सुनिएगा। यकीनन बेटा आप डेप्रिसिएशन रेट्स उसने दे दी हैं और इज टू बी चार्ज, डेप्रिसिएशन अभी हमने चार्ज करनी है। लेकिन अगर हमने पूरा सवाल पढ़े बगैर डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर दी पॉइंट नंबर 1 देख के, तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम वो वाला हो सकता है जो कल हो सकता था लेकिन नहीं आया, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में करेक्शन बताई थी और रेट बताए थे नंबर 4 में। एक नजर अगर रिवाइज कर सकें, कल वाले सवाल में पॉइंट नंबर 1 में एक एडजस्टमेंट होनी थी मशीनरी में, और देन फिर नीचे रेट्स दिए हुए थे। आपको याद आ जाएगा कि जो मशीनरी हमने बढ़ाई थी फिर उस पे हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज की, याद आ रहा? अब अगर वो रेट फर्स्ट लाइन में दे दे जो इस क्वेश्चन में दे रहा है फर्स्ट पॉइंट में, और अगर हम यहीं से वर्किंग कर लें और बाद में फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ें और वहां से पता चले कि कोई और एडजस्टमेंट भी है जिसकी वजह से प्लांट और मशीनरी का बैलेंस चेंज होना है, तो शायद फिर हमें डेप्रिसिएशन दोबारा वर्कआउट करनी पड़ेगी, गलत हो जाएगी। इसलिए एडिशन डिस्पोजल वगैरह अगर आ जाए, तो इसलिए यहां से ऑनवर्ड्स अब हम रूल ये रख लेंगे कि डेप्रिसिएशन के रेट्स अगर पहले पॉइंट में भी हैं तब भी हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करेंगे और डेप्रिसिएशन की वर्किंग लास्ट में कर लिया करेंगे। सिमिलरली दूसरा भी एक काम अब याद रख लें, ये जो अलाउंस होता है, अलाउंस भी एडजस्टेड डेटर्स पे बनता है, तो समटाइम्स डेटर में भी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। तो अलाउंस का भी रेट अगर शुरू में आ जाए तो हम डेप्रिसिएशन और अलाउंस को इसलिए एंड में रखा करेंगे ताकि अगर कोई एसेट्स में या डेटर्स में एडजस्टमेंट रहती है पहले हम वो सारी कर लिया करें, और एंड में फिर एडजस्टेड डेटर्स और एडजस्टेड प्लांट एंड मशीनरी वगैरह को फिगर्स पे हम फिर डेप्रिसिएशन अपनी सही वर्कआउट कर सकें। तो दो चीजें काइंडली क्या याद रखनी है आपने, डेप्रिसिएशन और अलाउंस क्वेश्चन पूरा करने के बाद, पूरा करने का मतलब पूरी एडिशन इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद फिर हम ये दो एडजस्टमेंट्स इसलिए किया करेंगे ताकि फिर कोई एडजस्टमेंट ऐसी ना हो जिसकी वजह से फिर हमें दोबारा डेप्रिसिएशन या अलाउंस की वर्किंग करनी पड़ जाए। याद रहेगा? जी माय डियर, पॉइंट नंबर 1 आ जाए, छोड़ के पॉइंट नंबर 2 पे। गेम हो गई ऑन। ऑन 1st of March
2016 FT पेड, अब ये बहुत सी चीजें वो आनी जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, an advance of 330,000 for purchase of a machine and debited to plant and machinery. The machinery was delivered on 1st September 16, लेकिन बेटा अगर हम गौर से देखें चीजें तो 30 जून 16 मींस अगले साल सितंबर, हमारे अकाउंटिंग ईयर के बाद जुलाई अगस्त सितंबर के स्टार्ट में आई है। बताएं क्या एडवांस डेबिट होने की बजाय प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट नहीं कर लिया गया यार? क्या एडवांस डेबिट होना नहीं चाहिए था और प्लांट एंड मशीनरी को बेटा डेबिट कर लिया गया है? क्या इसकी डबल एंट्री सोची जा सकती है, करेक्शन सोची जा सकती है? यस। क्या, एक मिनट बात गौर से सुनिएगा, क्या डेबिट क्रेडिट रूल तो वायलेट नहीं हुआ? रहने दे, ठहर जाए। क्या डेबिट क्रेडिट रूल तो वायलेट नहीं हुआ? बताएं यस नो में। हुआ, डेबिट ही है। डेबिट क्रेडिट रूल कोई वायलेट नहीं हुआ। नहीं बेटा नहीं हुआ। नो 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 बेटा नो, जो यस कह रहे हैं प्लीज नो। डेबिट क्रेडिट रूल कोई वायलेट नहीं हुआ। डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन नहीं हुई। सुने मेरी बात, एडवांस नहीं, डेबिट होना था, डेबिट होना था, एडवांस नहीं हुआ, डेबिट ही है, लेकिन प्लांट मशीनरी डेबिट हो गई है, तो डेबिट का रूल वायलेट नहीं हुआ। हाँ ये जरूर है कि हेड गलत डेबिट हुआ है। एडवांस ने डेबिट होना था, मशीनरी डेबिट हो गई है, हुआ डेबिट ही है, तो डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन नहीं है ये। हाँ गलत हेड डेबिट हुआ है। मेरी बात सही है? जिन हजरात ने कहा था डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट हुआ है, यस वो काइंडली फाइनल करें दोबारा। मुझे अब नाम याद नहीं रहते, आप लोगों को पता है आप में से किसने यस कहा था। डेबिट क्रेडिट रूल की ये वायलेशन नहीं है। हाँ ये एरर है, एरर है, एरर है, एरर है, लेकिन डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन नहीं है। मींस इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट नहीं आया, सस्पेंस अकाउंट इसकी वजह से नहीं आएगा। हाँ करेक्शन करनी है। क्या एडवांस डेबिट, एडवांस कह लें, प्रीपेड कह लें, वो ठीक है, एडवांस फॉर मशीनरी कह लें, एडवांस फॉर मशीनरी डेबिट एंड प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट। देन रुपीज इन थाउजेंड्स ऊपर, तो देयरफॉर डाटा थाउजेंड्स में रखें 330। हर एंगल से मेरी बातें सुनिएगा, गेम सीरियसली ऑन है, बहुत एफर्ट रिक्वायर्ड है, साथ साथ करते जाएं। इंशाल्लाह कुछ दिन में अब आप रिलैक्स होने वाले हो गए हैं। जी डियर ओके। अच्छा इसकी बेटा डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्च 16 लिखें साथ, 1 मार्च 16। कि शायद फिर हम जब डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेंगे तो देख लेते हैं फिर। बेटा ये एडवांस मींस प्री पेमेंट ही है, एडवांस कह लें या प्री पेड कह लें, बात प्लीज एक है। एडवांस पैसे दिए, प्री पेड भी बोला जा सकता है। बेटा काशिफ आप जो कह रहे हैं अभी याद रखिएगा, लेकिन मैं अभी पेंडिंग रख रहा हूं ये बात। डेप्रिसिएशन की जब वर्किंग करेंगे उस वक्त आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। बेटा राशिद आप जो कह रहे हैं अपने जहन में रखें, लेकिन अभी जब डेप्रिसिएशन की बात करेंगे फिर फाइनल करेंगे, तो बीच में चीजें मिक्स ना करें। डेप्रिसिएशन की वर्किंग हमने पेंडिंग रख दी है, और भी एडजस्टमेंट्स देखते हैं, फिर देखेंगे क्या करेंगे। जी माय डियर, नंबर 3, क्लोजिंग इन्वेंट्री was valued at rupees 1560,000.
क्लोजिंग स्टॉक गिवन है सर। दिस इंक्लूडेड गुड्स costing rupees 35,000 returned by a customer on 30 जून 16। एक एक लफ्ज ध्यान से पढ़ने वाला हो गया है। ये चीजें कस्टमर ने रिटर्न कर दी थी 30 जून 16 वाले दिन, बट नॉट येट रिकॉर्ड काउंटेड फॉर। अकाउंटेड फॉर का मीनिंग लिखें, रिकॉर्डेड, ये कुछ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होनी चाहिए। These goods were earlier sold at a cost plus 40%। मार्कअप मार्जिन के बगैर गुजारा नहीं है, सोच के बताएं। कॉस्ट इज 100 या सेल इज 100, सी या एस? अब बेटा रजा बस कर यार, अब बस करो यार, मुजम्मिल बस कर यार प्लीज। कॉस्ट प्लस 40%, ये तो लिखा भी हुआ है। प्लीज मिस्टर रजा, मिस्टर मुजम्मिल, कॉस्ट प्लस 40%, 100 प्लस 40 लिखा करें, हमेशा आदत बना लें। इज इक्वल टू 140। जी मुजम्मिल है मिस्टर अल्जा, ओके जी मार्कअप है जी। अली रजा सुस्ती है। अब आइएगा बेटा, ये पॉइंट हमें दोबारा पढ़ना होगा। उसने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 15,60,000 की है। दिस इंक्लूडेड, एक एक वर्ड सही जेन में ट्रांसलेट करें। 35,000 कॉस्ट वाली चीजें, कॉस्टिंग रिटर्न्ड बाय कस्टमर ऑन 30 जून 16, नॉट येट अकाउंटेड फॉर। इसका मीनिंग बताएं, क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ? नॉट, बट नॉट येट अकाउंटेड फॉर, क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ? क्या ख्याल है आप लोगों का? पूरे वर्ड्स लगाएं जितने लगा सकते हैं। नहीं बेटा, परचेज रिटर्न तो ये है ही नहीं। रिटर्न बाय अ कस्टमर, बेटा प्लीज कंसंट्रेट। जी अली हमजा बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जी बेटा प्लीज, परचेज रिटर्न जिन्होंने कहा है, सेल रिटर्न है माय डियर, फाइनल कीजिएगा। परचेज रिटर्न जिन्होंने कहा, क्लियर है बेटा? परचेज रिटर्न नहीं है, सेल रिटर्न है। जिन्होंने परचेज रिटर्न कहा था, बात समझ आ गई है, सेल रिटर्न है प्लीज। रिटर्न बाय कस्टमर है बेटा, हमने नहीं की। जी सर, लिखें सब लोग इसके ऊपर। सेल रिटर्न अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन एक और एंगल से बेटा सुनिएगा। ये गुड्स आ गई हैं 30 जून 16 पे, साल के आखिरी दिन चीजें अगर आई हैं, कामरान ना करें, सब्र करें, वेट करें प्लीज। साल के आखिरी दिन अगर चीजें रिटर्न हो गई हैं तो स्टॉक में इंक्लूड होनी चाहिए, ये गलत नहीं है। स्टॉक में इंक्लूड है, स्टॉक में कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक में कुछ करने की जरूरत नहीं है। चीजें वापस आ गई हैं 30 जून वाले दिन, स्टॉक में इंक्लूड है, कॉस्ट पे ही इंक्लूड है। लेकिन सेल रिटर्न वाली डबल एंट्री, सेल रिटर्न वाली डबल एंट्री सेल प्राइस पे रिकॉर्ड होने वाली रहती है, स्टॉक कॉस्ट पे शामिल है। स्टॉक में ये गुड्स कॉस्ट पे शामिल होना हरगिज गलत नहीं है, सिर्फ सेल रिटर्न वाली एंट्री, लेकिन सेल प्राइस पे होनी चाहिए। दो एंट्रीज हमेशा सेल प्राइस पे होती हैं, सेल एंड सेल रिटर्न। देयरफॉर चीजें क्योंकि 30 जून को आ गई हैं, स्टॉक में शामिल होना गलत नहीं है, एट कॉस्ट शामिल है। सेंटेंस पढ़ें, दिस इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग शामिल है, लेकिन सेल प्राइस पे एक एंट्री रहती है। सेल रिटर्न्स डेबिट,
फाइनल करें, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, कैसे कॉस्ट निकाल, कॉस्ट में सेल कैसे निकालूं? शेप किन चक्करों में पड़ गया मेरा भाई, क्या कर रहे हो? कॉस्ट गिवन है 35,000 कॉस्ट है, कॉस्ट है, सेल प्राइस नहीं है। ये क्या वर्किंग्स माय डियर कर रहे हैं? 25,000 कैसे निकाली जा रहे हैं माय डियर? ना करें, ना करें, ना करें, ना करें। आपने कॉस्ट को सेल प्राइस समझ लिया है, जो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 25,000 जिन लोगों ने मुझे भेजा है तो गलत है। और बेटा उमर, खुदा के लिए एक पॉइंट पहले समझ लिया करो, हरगिज राइट नहीं जो आपने कहा है गलत है। अगर ईयर एंड से पहले भी चीजें हैं तो स्टॉक में मौजूद होनी चाहिए, सिर्फ सेल रिटर्न की एंट्री है रहती है। अगर ये चीजें ईयर एंड के बाद वापस आती तो फिर स्टॉक में नहीं होनी चाहिए थी, और सेल रिटर्न भी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। चीजें वापस आने से हमारी गुड्स बढ़ गई हैं, और सेल रिटर्न की एंट्री भी होनी चाहिए उमर। 35,000 बेटा कॉस्ट है, डिवाइड बाय 100 है, इंटू 140 है। जिन लोगों ने 25,000 भेजा है सही करें काइंडली, कोई कंफ्यूजन फाइनली नहीं होनी चाहिए। 49 बन जाएगा थाउजेंड्स में, लिखें। आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो मेरी जो आवाज आप तक पहुंचती है उसका वॉल्यूम हाईएस्ट लेवल पे कर लें, ताकि आप बिल्कुल ही डिट्रैक्ट ना हो सके। मुसलसल बातें आपके जहन में सेट करने की मैंने कोशिश करनी है। एवरीथिंग इज क्लियर? जो हजरात क्लियर नहीं है सिर्फ वो रिस्पॉन्ड करेंगे। देन मेरा पॉइंट नंबर 3 पे आने पर, बेटा हमारा जुल्म ना करें, पीरियोडिक परपेचुअल की गेम ऑन रखें, ट्रायल के अंदर देखें परचेज के नाम से लेजर बना हुआ है। ना करें, ना करें, ना करें, ना करें। ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। आपके जहन में जो हमारे साथ बात आ रही है वो एक दो दिन ठहर जाएं। परपेचुअल में भी गेम ऑन करेंगे, ट्रायल बैलेंस में परचेजेस के नाम से लेजर ढूंढें। पीरियोडिक में होता है और पीरियोडिक में वो वाली एंट्री नहीं होती है। वो वाली एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब हम ईयर एंड में कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की बेस पे। ठीक है मिस्टर हमाद, वो साथ साथ नहीं होती, वो ईयर एंड पे वर्किंग होगी। देन माय डियर उसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर 4 पे। द लोन वाज एक्वायर्ड, हासिल किया, लोन लिया गया था 1 जनवरी 16 पे। अपना ईयर एंड जेन में रखिएगा 30 जून 16 पे। इट मींस अकाउंटिंग ईयर के मिड में, 1 जुलाई 15 से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, मिडिल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एक लोन लिया गया। लोन बेटा जब आप लेते हैं तो जो अमाउंट उधार पे लेते हैं वो प्रिंसिपल कहलाती है, और फिर जब वापसी करते हैं आप तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी के पे करते हैं। लोन की जो ओरिजिनल अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल कहलाती है, और उससे ओवर एंड अबव जो पे करते हैं वो इंटरेस्ट कहलाता है। मैंने सही कहा? आइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 16 and the principal amount is repayable in 8 equal half yearly installments। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं, क्वार्टरली भी होती हैं, मंथली भी होती हैं, सेमी एनुअल भी होती हैं। हाफ ईयरली मींस सेमी एनुअल हो जाएगा, सेमी एनुअल मींस 6 मंथ्स के बाद। 8 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन गेम ऑन है।
एग्जामिनर को देखें क्या कह रहा है, स्टार्टिंग डेट कौन सी होगी, लोन लिए 1 जनवरी 16 को, कमेंसिंग इंस्टॉलमेंट्स कमेंस कब होनी है, 1 जनवरी 17 को, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के मिड से। लेकिन जब ये कमेंसमेंट हो जाएगी तो उसके बाद सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, फुल कंसंट्रेट करें, पहली इंस्टॉलमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लग रहा है कि साल बाद शुरू होनी है इंस्टॉलमेंट्स की वापसी, लेकिन फिर क्वेश्चन में कहा गया है वापसी जो इंस्टॉलमेंट्स की होनी है वो हाफ ईयरली बेसिस पे होनी है। एक काम कीजिएगा, पहली डेट तो ये हो जाएगी, सोच के फाइनली मुझे बताना है आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे होगी अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, पूरी डेट। बेटा प्लीज मंथ सही काउंट करें, अनस आपने एफर्ट अच्छा किया है, लेकिन जून नहीं बनेगा, जुलाई बनेगा। एक चीज का गौर से सुनिएगा, ठीक है, मेजोरिटी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, आई रियली अप्रिशिएट, बिल्कुल ठीक आप लोगों ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। डेट होगी 1 जुलाई 17। असल में बेटा गौर से मेरे वर्ड सुनिएगा, अगर 1 जनवरी से शुरू हो रहा है तो अगली होगी 1 जुलाई 6 महीने बाद। अगर वो कहता है 31 दिसंबर तो फिर अगला होता है 30 जून। अगर वो मंथ एंड के एंगल से बात करेगा, हम भी मंथ एंड के एंगल से बात करेंगे, और अगर वो मंथ के स्टार्ट के एंगल से बात करेगा तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो 1 जुलाई 17, यकीनन मेरी बात पूरी सुने, पहली इंस्टॉलमेंट साल बाद है, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स जब शुरू हो जाएंगी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स होंगी, 8 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। एक दूसरा काम करें, ऊपर आयल में देखें, लोन की अमाउंट है 5000, कैलकुलेटर हाथ में पकड़े, 5000 डिवाइडेड बाय 8 करें, 5000 डिवाइडेड बाय माय डियर 8 करें, आंसर आएगा आपके पास 625। ये 625 एक सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी। यहां तक ओके है? आखिरी सेंटेंस कंप्लीट कर लें बीच में, ठीक है ठीक है। देन वो कहता है इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 1 जनवरी 1 जुलाई। गौर से देखिएगा, दो चीजें अलग अलग समटाइम्स होती हैं, प्रिंसिपल की बात उसने कर दी है। अब इंटरेस्ट गौर से देख के आपने मुझे बताना है, लोन लिया 1 जनवरी 16 को, पहली डेट बताएं जिस डेट पे इंटरेस्ट पे होगा, ना करें अमाउंट आ जाएगी। नहीं पूरी डेट बताएं, नहीं बेटा दोबारा सोचें आप, बहुत दूर निकल गए आप लोग, बहुत दूर निकल गए, डेट ईयर भी बताना है साथ, दोबारा ट्राई करें सारे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारों को गलती है, गलत है गलत है गलत है। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, नहीं भूलना, हाफ ईयरली। लोन लिए 1 जनवरी 16 को, तो अगर मैं आपसे कहूं पहली इंटरेस्ट की पेमेंट की डेट 1 जुलाई 16 आएगी, तो और से देख लें, सोच लें, अगर गलत है तो बता दें। 1 जनवरी 16 पे लोन लिया है, हाफ ईयरली पे होना है, हाफ ईयरली पे होना है 1 जुलाई 16। दूसरी कब बनेगी, वो फिर बनेगी 1 जनवरी 17। 100% एग्रीड है सारे, एक फाइनल रिस्पॉन्स चाहिए यहां तक। जी मैंने नहीं कहा ये काउंटिंग ईयर के बीच में है वजाहत साहब, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा ये काउंटिंग ईयर के बीच में है। मैंने कहा सवाल के मुताबिक ये डेट बनेगी,
यकीनन ये डेट हमारे अकाउंटिंग ईयर के बाद है। आई 100% एग्री विद यू। ठीक है मिस्टर वजाहत। देन माय डियर, अब ये जो सारी बातें हुई हैं इस तरह समझ नहीं आएंगी। मैं आपके सामने एक डायग्राम बना के इन्हें एक्सप्लेन करूंगा। आपने भी बनानी है, लेकिन पहले आपने मेरी बात गौर से सुनी है। एक टाइम लाइन बनाऊंगा, शायद टाइम लाइन की बेस पे आपको समझाना मुझे आसान हो जाए। गौर से सुनिएगा, एक एक बात ना करें हसन, ना करें, ना करें। जी माय डियर, हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 15 को और एंड हो जाएगा 30 जून 16 पे। आप पूरा पॉइंट कंसंट्रेशन से पढ़िएगा दोबारा। मैं उसकी पूरी एग्जांपल आपके सामने बनाने लगा हूं। हमने मिडिल ऑफ द ईयर समवेयर लोन लिया है 1 जुलाई सॉरी नहीं, 1 जनवरी लोन एक्वायर हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 जनवरी 16 वाले दिन। पहले हमेशा जब भी आप डिसीजन लें लोन्स के, तो प्रिंसिपल अलहदा और इंटरेस्ट अलहदा। पहला सिर्फ मैं प्रिंसिपल के एंगल से बात करूंगा। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट। देन मेरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लोन हमने लिया है 5000 और एग्रीमेंट के मुताबिक जो लोन के प्रिंसिपल की वापसी है वो हमारे वाले साल में अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो लोन जितना लिया है उतना ही क्लोजिंग भी होगा, क्योंकि पहली रीपेमेंट हमारे वाले साल के एंड होने के बाद हमारे वाले साल के एंड होने के बाद 6 महीने बाद 1 जुलाई सॉरी नहीं, 1 जनवरी 2017 वाले दिन पहली इंस्टॉलमेंट पे होनी है। और फिर उसके बाद एक और अगर काउंट कर लें तो 1 जुलाई 2017 को पेमेंट एक और बनेगी। ठहरे ठहरे अभी रिस्पॉन्ड ना करें, बात मेरी पूरी हो लेने दें। आप सिर्फ सवाल देखें, मैं अपनी बातें पहले कंप्लीट करूंगा, फिर आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है। अगर 5000 बैलेंस शीट डेट पे है तो बेटा बैलेंस शीट में करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज को हमेशा अलहदा प्रेजेंट किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है? वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने पड़ेंगे वो करंट लायबिलिटी होती है, और बैलेंस शीट डेट के बाद 1 साल बाद पैसे जो देने पड़े बैलेंस शीट डेट पे खड़े होके नेक्स्ट 1 ईयर में जो पैसे हैं वो करंट लायबिलिटी है, और नेक्स्ट 1 ईयर के बाद जो पैसे हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। हमारा ईयर एंड क्योंकि 30 जून पे आ रहा है, तो 30 जून 2017 तक जो पैसे देने हैं वो करंट लायबिलिटीज में आएंगे, और उसके बाद जो पैसे देने हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे। देयरफॉर माय डियर, 5000 की इंस्टॉलमेंट, 5000 का प्रिंसिपल है, 8 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में इसने पे होना है। तो एक इंस्टॉलमेंट 625 की पे होगी 1 जनवरी 17 पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे होगी 1 जुलाई 17 पे, लेकिन वो डेट हमारी बैलेंस शीट डेट के 1 साल बाद आएगी। देयरफॉर उसको हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ये अमाउंट 5000 में से 625 करंट लायबिलिटीज में आनी चाहिए, और जो बाकी बचेगा कैलकुलेटर माय डियर उठाएं। 5000 में से 625 माइनस करें, 625 माइनस करके 34375 की अमाउंट फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगी। गौर से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में 30 जून 17 तक सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट बनेगी 625 की। देयरफॉर वो करंट लायबिलिटीज में आनी चाहिए अमाउंट। नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होगी जो अमाउंट, और जो अमाउंट नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद पे होगी वो उससे अगले साल में पे हो या उससे अगले साल में पे हो, वो सारी अमाउंट इकट्ठी ही बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है।
मुझे बता दें, मेरी बात 100% क्लियर है? देन माय डियर, यहां तक जरा वर्किंग लिख लें ये वाली, मैं उसके बाद फिर इंटरेस्ट की बात अलहदा करता हूं। जी हसन, हरगिज तो इंटू 2 नहीं होगा, क्योंकि अगले साल में एक इंस्टॉलमेंट है, दो नहीं है। दूसरी इंस्टॉलमेंट की डेट 1 जुलाई 17 है, तो अगला साल खत्म हो जाएगा 30 जून 17 को। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स के जो पैसे होते हैं बेटा, जुलाई वाली डेट प्लीज कोशिश करें 30 जून 17 के बाद आएगी। देयरफॉर मिस्टर हसन, बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीने खत्म हो जाएंगे, 30 जून 16 से लेके अगले खत्म हो जाएंगे 30 जून 17 तक। तो 17 30 के खत्म होने की वजह से जो 1 जुलाई 17 वाली डेट है वो एक साल बाद आएगी, इसलिए उस डेट को हम करंट लायबिलिटी में कंसिडर नहीं करेंगे मिस्टर हसन मुनीर। मिस्टर इब्राहिम, ये बेटा आपकी ख्वाहिश है, आपने काश सवाल पढ़ा होता। सवाल ये कहता है मिस्टर इब्राहिम कि लोन की इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट शुरू ही होनी है 1 जुलाई 2016, नहीं 1 जनवरी 2017। आई होप मिस्टर इब्राहिम खलील साहब, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। 1 जुलाई 16 को जो बात हुई थी, आपने कंसंट्रेट माय डियर नहीं किया, वो इंटरेस्ट के हवाले से बात हुई है जो अभी हमने करनी है। ठीक है मिस्टर इब्राहिम? ना करें माय डियर, कंसंट्रेट अगर आप नहीं करेंगे ये बातें कभी समझ नहीं आ सकेंगी। जी आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड, जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे आप रिस्पॉन्ड करेंगे। बेटा कामरान, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। छोटी छोटी बातें समझें, अगर ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। इस वक्त आप इस चक्कर में नहीं पड़ सकते, अगर वो हो जाए तो फिर वो हो जाएगा। यू कैन नॉट डू माई डियर, फिलहाल ना करें, छोटी छोटी बातें पहले हजम करें। अगर ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि ये हुआ नहीं और वो कैसे होगा। ठीक है मिस्टर कामरान, ना करें, ये गलत तरीका है। आहिस्ता आहिस्ता चलें। जी डियर, अब मेरे से गौर से इंटरेस्ट के हवाले से चंद गुजारिशात सुने। देखिए बेटा, ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग लोन स्टार्ट हो जाएगा। यकीनन इंटरेस्ट के हवाले से शेरा साहब, आपने बेटा देखा, मैंने तो कोई एंट्री नहीं की आपसे। मैंने तो अभी तक किसी एंट्री की बात नहीं की। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि 5,000 का एक ब्रेकअप होगा, क्योंकि अगले साल 625 पे होना है, और उसके बाद फिर अगले साल बाद 4375 पे होना है। तो मैंने तो बेटा एंट्री की बात नहीं की, आपने अपनी मर्जी से सोच ली एंट्री, मैंने तो नहीं कहा। 30 जून 16 की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो पैसे जो 17 में देने हैं वो करंट लाइबिलिटीज में आएंगे, और वो पैसे जो एक 17 के बाद देने हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएंगे। मैंने तो सिंपली ये कहा है, मैंने तो कोई डेबिट कार्ड नहीं बताया। नहीं मैडम, उसके बाद अगर इंटरेस्ट की वर्किंग की जाए तो कंसंट्रेशन सोचिएगा। लोन हमने ले लिया है 1 जनवरी को, लोन की अमाउंट थी 5,000। यकीनन पॉइंट पढ़े, पॉइंट नंबर 5, सॉरी 4, इंटरेस्ट ने पे होना है, पेएबल है, पेएबल है हाफ ईयरली, लेकिन 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। तो पहली इंटरेस्ट की पेमेंट बनेगी, सही डेट सोच लें दोबारा, 1 जुलाई 16 को इसने पे होना है, 6 महीने। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या 1 जनवरी से लेके 30 जून का इंटरेस्ट जो पे ऑब्वियसली 1 जुलाई को होना है, 1 जुलाई 16 को होना है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग डेट पे होना है, क्या अक्रूवल बेसिस पे ये 6 महीने
हमारे साल में अगर गुजर रहे हैं तो ये एक्सपेंस हमारे पीरियड में रिकॉर्ड होगा, लेकिन पे क्योंकि अगले साल होना है इसलिए एक्सपेंस डेबिट होके पेबल बनेगा। जी वजह साहब हम वही करेंगे जो मैंने बताया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, एक मिनट मेरी वर्किंग देखें, जरा मेरी वर्किंग देखें। 5,000 का हमारा लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर ट्रायल में जाके देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में जाके देखें, लोन के साथ लिखा हुआ था 12%। लेकिन रेट हमेशा पर एनम होते हैं, आपको ये बातें पता है, लेकिन 6 महीनों का सेमी एनुअल है, तो 6 महीने कौन से, जनवरी टू जून 2016, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पीरियड का है, लेकिन पे क्योंकि हमारे पीरियड के बाद अगले दिन होना है, तो देयरफॉर 30 जून 2016 वाले दिन ये हमारी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के तौर पे अपीयर होना चाहिए। तो देयरफॉर ये 300 हमारा है, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे क्योंकि अगले साल होना है, इसलिए डबल एंट्री इसकी बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। पेएबल जो है ये करंट लायबिलिटीज में इसलिए होगा ये इंटरेस्ट का पेएबल, क्योंकि इसने नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट मींस नेक्स्ट ईयर में पे हो जाना है, देयरफॉर ये करंट लायबिलिटी बनेगा। मेरी बात अब सबको समझ आ गई है, मिस्टर मुमताज हुसैन, मिस्टर राशिद एज वेल? आप लोग नोट कर लें, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले बताया करें। पांच हजार का लोन है, 5,000 का लोन है, 30 जून पे 6 महीने गुजर गए हैं, तो इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पे होता है। 5,000 प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लिया मैंने, 5,000 इंटू रेट 12% सवाल में ऊपर दिया हुआ लोन के साथ, और 6/12 जनवरी से लेके जून तक का मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि इसने पे अगले साल होना है, लेकिन अकाउंटिंग में इनकम और एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब है कि इंटरेस्ट अगर इंकर हो गया तो रिकॉर्ड कर लें, और अगर पे नहीं हुआ तो पेबल बना लें। ठीक है मिस्टर कमरान, मिस्टर मुईद, मिस्टर हसान? हसन शायद, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पाता, हसन शायद हसन खान साहब हैं। तो फिर उजैर साहब ये करंट लायबिलिटी होगी सर। इंटरेस्ट की डेट मिस्टर उस्मान मैंने अज्यूम नहीं की है, इंटरेस्ट की डेट मैंने क्वेश्चन से देखी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनवरी और जुलाई में इंटरेस्ट पे करना है 6 मंथली, देयरफॉर क्योंकि जनवरी में तो लोन लिया है तो ऑब्वियसली जनवरी की यकम को तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, इंटरेस्ट तो बाद में टाइम के गुजरने के साथ देंगे। देयरफॉर पहली डेट बनेगी यकम जुलाई 16, लेकिन यकम जुलाई 16 को जो इंटरेस्ट 6 मंथ्स का पे होना है वो फिर हमारे वाले साल में पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है मिस्टर उस्मान? बजाज साहब करंट लायबिलिटी बेटा वही होती है जो मैंने फर्स्ट डे पे बताया था। अगर करंट ईयर में पे हो गया हो और रिकॉर्ड ना हुआ हो तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन अगर करंट ईयर में एक्सपेंस हो गया है लेकिन पे नेक्स्ट पीरियड में होना है तो एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक कह रहे हैं। फर्स्ट जनवरी 17 का इंटरेस्ट अगले साल की इनकम स्टेटमेंट में जाएगा सर। क्या जब लोन लेते हैं तो अगले सारे सालों का इंटरेस्ट आप रिकॉर्ड कर लेते हैं? जितना टाइम पीरियड हमारे अकाउंटिंग ईयर में गुजरा है हम उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। यकम जनवरी 2017 का जो इंटरेस्ट होगा वो यकम जनवरी 2017 का इंटरेस्ट 2017 की इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा।
नेक्स्ट पीरियड की मिस्टर हमाद बैलेंस शीट में नहीं, नेक्स्ट पीरियड की इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस जाएगा, और अगर पे ना हुआ हो तो फिर बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है मिस्टर उस्मान एंड हमाद। हरगिज विराज साहब इंटरेस्ट पेएबल करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं आएगा, क्योंकि इसने नेक्स्ट पीरियड में आना है, क्योंकि इसने नेक्स्ट पीरियड में पे हो जाना है, इसलिए मिस्टर वजाहत इस लायबिलिटी ने 300 की लायबिलिटी ने करंट लायबिलिटीज में आना है। जी उस्मान साहब आप फैसला कर लें, हमारा साल हरगिज 30 जून 17 नहीं है, हमारा साल 30 जून 16 है, सवाल में लिखा हुआ है। ये सवाल आपके सामने है, ये क्वेश्चन मार्क आपके साथ अपने पास होने चाहिए। हमारा साल 30 जून 16 पे खत्म हो रहा है, तो 17 नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर में जो पैसे देने हैं वो इसलिए करंट लायबिलिटीज में आ रहे हैं। जी माय डियर, आई एम अज्यूमिंग के बात अब आपको इंटरेस्ट के हवाले से, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के हवाले से क्लियर हो गई है। कोई इशू तो नहीं अब रह गया? फाइनली रिस्पॉन्ड कर दे जरा। देन माय डियर, हमारे पास अभी 10 मिनट है, हम क्वेश्चन शायद कंप्लीट तो ना कर सकें। आए जरा पॉइंट नंबर 5 पे, लेकिन एक पॉइंट नंबर 5 शायद इंशाल्लाह कर सकते हैं हम। ये नेक्स्ट लिखा हुआ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। दोबारा एक दफा फाइनल कर ले जेन में, इंश्योरेंस प्रीमियम का सिंपल मतलब इंश्योरेंस के पैसे हैं, प्रीमियम का मतलब प्रीपेड नहीं है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब इंश्योरेंस के पैसे, और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब फायर के डैमेज के अगेंस्ट इंश्योरेंस के पैसे। इंश्योरेंस डिफरेंट एक्सीडेंट्स के हवाले से भी करवाई जाती है, लेकिन फैक्ट्रीज में मशीनरीज के हवाले से, हेड ऑफिस में अपने डिफरेंट एसेट्स के हवाले से, इक्विपमेंट्स के हवाले से, आग से अगर कोई डैमेज हो उनके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस करवाने का कॉन्सेप्ट होता है। तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस के पैसे अमाउंटिंग टू ₹430,000 and ₹240,000 पेड फॉर ऑफिस and owner's personal premises respectively। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में फायर इंश्योरेंस के पैसे शामिल हैं, 4,30,000 ऑफिस की इंश्योरेंस है और 2,40,000 ओनर के पर्सनल प्रेमिसेस, पर्सनल बिल्डिंग की इंश्योरेंस है। पॉलिसीज आर वैलिड अप टू 31 दिसंबर 16। ये जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं ये आपने नोट करना है, अगर एग्जामिनर ना बताए तो ये हमेशा एनुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। मींस आप एक साल की नॉर्मली इंश्योरेंस करवाते हैं, वैसे तो डेली इंश्योरेंस भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में ना बताया गया हो, तो फिर ये एनुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। मतलब फिर इस लाइन का ये हो गया कि ये पॉलिसीज वैलिड हैं। वैलिड का मतलब ये इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से हमें फायदा मिलता रहेगा 31 दिसंबर तक। इट मींस ये इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं किस पीरियड को कवर कर रही है, गौर से सुनिएगा। हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 15 से 30 जून 16 पे जाके फिर एंड हो रहा है। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसीज वैलिड हैं 6 महीने और भी। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। इट मींस अगर इन पॉलिसीज ने 31 दिसंबर 16 तक वैलिड रहना है, और क्वेश्चन में अगर क्लैरिटी नहीं है तो एनुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी, विच मींस कि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज शुरू हुई होंगी 1 जनवरी 16 से। ऑब्वियसली बेटा बात दो है, अलग-अलग सुने। ये जो ओनर की इंश्योरेंस पॉलिसी 2,40,000 रिस्पेक्टिव वाली है, ये तो हमारी है ही नहीं, तो इसको तो हम ड्राइंग्स में ट्रांसफर कर देंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस से निकाल के। लेकिन ये जो ऑफिस वाली इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या इसमें से भी 6 महीनों के पैसे जो अभी गुजरने हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक,
उन 6 महीनों के ऑफिस वाले पैसे, ऑफिस इंश्योरेंस वाले पैसे प्रीपेड होने चाहिए या वो भी एक्सपेंसेस में शामिल रहने चाहिए? बात समझ आती है मेरी? सिर्फ यस नो में बता दें। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं, एक मिनट सुनिएगा जरा, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिएगा और थोड़ी सी और सुने। ये जो 240 है, जो ओनर के पर्सनल प्रेमिसेस हैं, ये तो ओनर खुद अपनी वर्किंग करेगा, उसने जो करना है उसके लिए प्रीपेड है। हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस के एंगल से, तो 240 सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड वर्ड जेम रखिएगा। 240 को तो हम सिंपली ड्राइंग डेबिट करके सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में से निकाल देंगे। 240,000 में लिख रहा हूं, ये एंट्री ठीक है? पहले ये बता दें, सिर्फ इस 240 की एंट्री ठीक है? आप लिखने के चक्कर में पढ़ रहे हैं, एक मिनट है, जब बात पूरी सुन लें, टाइम है, नोट करके ठीक है। दूसरी बात सुने, ये जो 430 है, ये ऑफिस की पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी 6 महीने की अभी रहती है। 30 जून वाले दिन जब हम खड़े हैं तो स्टिल ये 6 महीने की रहती है। इट मींस ये 430 जो है पूरे साल की, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इस 430 का हाफ तो एक्सपेंस है, लेकिन जो रिमेनिंग हाफ है जुलाई से दिसंबर तक, वो फिर नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। इस वक्त हुआ यह है कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में ये इंक्लूड है, तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में फर्स्ट 6 मंथ्स तो इंक्लूड रहने चाहिए, लेकिन जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं, मींस 430 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, और एक 6 मंथ्स की बात कर रहा हूं जो जुलाई टू दिसंबर 16 तक है, हमारे काउंटिंग ईयर एंड होने के 6 महीने बाद तक। इन 6 महीनों से रिलेटेड जो पैसे हैं, इन 6 महीनों से रिलेटेड, नेक्स्ट 6 मंथ से रिलेटेड 115 215 सॉरी, इनको एक्सपेंसेस में फिलहाल नहीं होना चाहिए। ये अगले साल का एक्सपेंस है, आधा हमारे साल का है, आधा अगले साल का है। फिलहाल ये सारा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में इंक्लूड हुआ है। होना ये चाहिए कि ये जो हाफ है, रिमेनिंग हाफ, इसे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस से निकाल के, मींस एक्सपेंसेस को क्रेडिट करके, हमें प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से करंट एसेट्स में लिखना चाहिए। आप क्लियर है दोनों एंट्रीज? आप दोनों एंट्रीज क्लियर है? चले आप नोट करें, और कंफ्यूजन अगर किसी की है तो वो बता दे। इंश्योरेंस मिस्टर हमाद हर साल करवानी होती है। मिस्टर उस्मान गिनेगा तो मिड है सर, मिड ऑफ द काउंटिंग ईयर है। 31 दिसंबर 16 ईयर एंड है। 31 दिसंबर 16 को ये पॉलिसी वैलिड है। 1 जनवरी 16 को ये पॉलिसी शुरू होगी। हमारा काउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 15 पे, एंड होना है 30 जून 16 पे, तो हमारे काउंटिंग ईयर के मिड में ये इंश्योरेंस हुई है। आप गिन के देख लें, किसी और से पूछ लेते हैं। जी विराज साहब, हमने इंश्योरेंस अपने साल में की होगी, तभी उसका बेनिफिट 6 महीने और चलना है। जी सर, जी करंट एसेट्स में आएगा शिराज साहब, मैंने भी बोला करंट एसेट्स में ये फिगर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस एसेट ने नेक्स्ट 12 मंथ्स में खत्म हो जाना है, ये कोई नॉन करंट एसेट नहीं है। ये उस्मान साहब आइडियल आइडियल टाइम है वैसे ये सवाल पूछने का सर।
नहीं बेटा प्लीज काइंडली इस बात को एक मिनट फाइनल सुने, ये सेंटेंस सीक्वेंस में स्टार्ट करें। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹430। इस वक्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में 430 इंक्लूडेड है। हम अगर उसमें से बेटा प्लीज 215 माइनस करेंगे तो बाकी बेटा 215 तो उसके अंदर ही रह जाएगा, तो हमें उसके शामिल होने पे तो एतराज नहीं है फर्स्ट 6 मंथ्स के पैसों पे। उसने क्वेश्चन में कहा इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ हमारा एतराज ये है कि जो रिमेनिंग 6 मंथ्स के पैसे हैं वो इसमें फिलहाल एक्सपेंसेस में शामिल ना हो, वो पैसे इस वक्त एसेट्स में चले जाएं। हाँ ये पैसे फिर अगले साल एक्सपेंसेस में ट्रांसफर दोबारा होंगे एसेट से एक्सपेंसेस की तरफ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? जी ठीक है, आपको तो क्लियर है? कोई और इशू सर? जी डियर, मैंने आपसे ये क्वेश्चन तो बेटा फिर आप कल ही फाइनल करेंगे, अभी आज नहीं कर सके। आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4 जहन में रखिएगा। वो टेस्ट का क्या हुआ? किसी ने आसान सा, मैंने एक टेस्ट शेयर किया था मिलते जुलते क्वेश्चंस वाला, कोई स्टार्ट लिया किसी ने सॉल्व किए? सर जी आसान आसान चीजें अगर करेंगे तब भी मुश्किल चीजें होंगी। जी 7 बजे तक टाइम है, जोशा साहब जरूर दें प्लीज, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। बेटा प्लीज अगर लेक्चर्स लेने हैं तो लें, अगर कोई लेक्चर्स मिस हुए हुए हैं तो प्लीज उन्हें एज अर्ली एज पॉसिबल फाइनल करें, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, आज 7 बजे तक प्लीज टाइम है, फाइनल करें इन्हें जल्दी से, 7 चीजें मिलाएं, आगे पीछे ना होइएगा, इससे तो कोई फायदा नहीं होना है। ये हसन साहब ऐसे ही होगा शायद, मुझे अब सही तरह याद नहीं है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सिर्फ होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ होमवर्क है। राशि साहब अभी इस सवाल को कुछ नहीं आपने करना, इस सवाल का आपने कुछ नहीं करना, बजाय साहब अब 9 बजे तक दे दीजिएगा। इस सवाल का आपने कुछ नहीं करना, ये यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान में रखिएगा, जिनका कोई टेस्ट वगैरह रहता है प्लीज फाइनल करें। अल्लाह हाफिज।